तो दोस्तों खैर मकदम है एक बार फिर फोर्थ व्यू में। मैं हूं वाहिद नसीम और मैंने पिछले एपिसोड में आपसे वादा किया था कि मैं कोशिश करूंगा कि जो इसके मुतालिक जानकारियां रह गई हैं, नागोर्नो कराबाख, तुर्की, सऊदी, इजराइल गेम और पश्चिमी जगत और रशिया, इस तमाम खिचड़ी को एक बार थोड़ा सा अलग अलग करके समझने की फिर से कोशिश करते हैं, ताकि आइंदा के लिए हमें ये एहसास रहे कि किस किस तरीके से कौन कौन से गेम जो है वो प्लान किए जा सकते हैं और किस किस कदम के आगे आने वाले वक्त में उठने की संभावनाएं हैं। तो पहले थोड़ा सा इस खिचड़ी को अलग अलग कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, एक आप जानते हैं सीरिया के मामले में कि सीरिया में कई ट्रुप लड़ रहे हैं, उसमें कुछ तुर्की समर्थित भी ट्रुप हैं जो सीरिया के इलाके में रहते हैं और कुछ सीरिया के तुर्की के मुखालिफ ट्रुप्स हैं जो तुर्की का हिस्सा भी कुछ एक हिस्सा मांगते हैं और सीरिया के भी हिस्से को मिलाकर एक अपना अलग देश बनाना चाहते हैं। ये अलग यमन और सऊदी के बीच में चल रहा है मामला। ये तमाम मामला जितने भी हैं अब बिल्कुल दुनिया पे वाज़ेह होने लगा है कि ये सिर्फ एक पावर गेम है। हर किसी को सत्ता चाहिए, चाहे वो मज़हब के नाम पे हो, चाहे वो दीन के नाम पर हो या फिर सीधे सीधे ताकत और टेक्नोलॉजी के नाम पर हो। हर किसी को सत्ता चाहिए, हर किसी को पावर चाहिए। ये बात अब दुनिया से छुपी नहीं है कि ये 1920 में लोज़ान ट्रीटी के बाद जिस तरीके से ऑटोमन एम्पायर को तोड़ा गया, उसमें से सऊदी अरब नाम का देश भी वजूद में आया और जो आज सत्ता में है। यहाँ मतलब यही है, नागोर्नो कराबाख को मैं ये मानता हूँ कि तुर्की और पुतिन की तरफ से एक ट्रायल है। ये ट्रायल ये है कि अगर अज़रबैजान के हिस्से में कुछ है तो उसे हासिल करके तुर्की के ज़रिए वापस ले लिया जाए, तो इसकी शुरुआत हो जाएगी। आपने देखा कि लीबिया में तो बाकायदा मुदाखलत कर चुका है, तुर्की की सेनाएं मौजूद हैं, कतर में तुर्की की सेनाएं मौजूद हैं। इस ये डर जो है वो इस कदर तुर्की के 2023 में लोज़ान ट्रीटी के ख़त्म होने का डर इस कदर सताने लगा है, चाहे वो इराक हो, सीरिया हो, अरब हो, ये तमाम ममालिक जो हैं वो, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर से जो टूट के अलग हुए थे, अब उन पर क्लेम करने का जो दावा तुर्की की तरफ से किया जा रहा है, यकीनी तौर पर हर किसी को अपनी सत्ता जाने का डर रहेगा। यही वजह है कि जो खेल छुपते छुपाते चल रहा था, आज वो इजराइल के साथ खुलकर सब सामने आ गए हैं। यहाँ ये बात आपके जहन में रहे कि चाहे कोई सा भी देश क्यों ना हो, कोई सी भी चीज़ें क्यों ना हो, सब अपने अपने देश के मफाद को देखना चाहते हैं। यही जो आज ईरान पूरी तरह से आपको खड़ा हुआ नज़र आता है इराक के साथ, सीरिया के साथ और फ़लस्तीन के साथ, यही ईरान था जिसने बेसिकली क्या किया कि ईरान ने भी जब सद्दाम परमाणु रिएक्टर लगा रहा था तो इजराइल के साथ मिलकर या उसको समझाकर उसको रेकी कर जो है यहाँ हमला करवा दिया था। तो ये इससे भी बड़े बड़े राज हैं। 73 के पहले तो आप जानते ही हैं कि यहाँ जब एक तरह से कम्युनिस्ट विचारधारा के हुकूमत हुआ करती थी, सत्ता पलट नहीं हुई थी, तो ये एक गेम था। अब इस गेम को आप थोड़ा सा अब इस पूरे हिंदू मुस्लिम के चक्कर से निकल के दूसरे मज़हबों में भी आ जाते हैं थोड़ा सा कि असल बात क्या है। दोस्तों, दरअसल ये टोटल लड़ाई है कैपिटलिज्म वर्सेस सोशलिज्म के खिलाफ। जब यूएसएसआर पावर में था, आप जानते हैं कि वो कम्युनिस्ट थे। कम्युनिस्ट अपने इन तमाम देशों को, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, आर्मीनिया, अज़रबैजान, ये तमाम इससे जो है यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करते थे और ये विचारधारा सोशलिज्म थी, कम्युनिस्ट थे। कम्युनिस्ट ही चाइना में पाए जाते हैं। और एक बात कि कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट मतलब एक तरह से, चाहे अगर मैं बात करूं कैपिटलिस्टों की, ख़ास तौर से अगर मैं यहूदियत की बात करूं, तो जितनी नफ़रत यहाँ ये लोग कम्युनिस्टों से करते हैं, इतनी नफ़रत ना मुसलमान से करते हैं ना किसी और से करते हैं। सबसे ज़्यादा अगर कोई नफ़रत है तो वो कम्युनिस्टों के साथ है। और वो कम्युनिस्टों के साथ नफ़रत का कारण जो है वो किसी खुदा को ना मानना बिल्कुल नहीं मानता मैं। इसको मानता हूँ कि यहाँ सब के हकूक़ को बराबर करने की बात की जाती है और जो
बेसिकली इजरायली थॉट है, जो कैपिटलिज्म है, वो कुछ लोगों के पास ताकत रहे, बाकी सब गुलाम रहे, ये मानसिकता है। इसको समझ लीजिए। जब यूएसएसआर के टूटने की शुरुआत हुई या यूएसएसआर के खिलाफ जब जंग छेड़ा जा रहा था, जब छेड़ा जा चुका था, ये कम्युनिज्म के खिलाफ था पूरा का पूरा, इसमें जहां कम्युनिस्ट समर्थित सरकारें थी उन सब के तख्ता पलट किए गए। इस बात को आपसे चर्चा में कोई नहीं करेगा। ये सब कम्युनिस्ट विचारधारा के कौन कौन से देश थे जो पलटे गए, और उनको पलटकर जो है चाहे वहाँ इस्लामिक हुकूमत लाई गई या मुसलमानों के नाम पर लाई गई या किसी भी तरीके से ये एक गफलत पैदा की गई। जबकि कैपिटलिज्म वर्सेस सोशलिज्म वार में जहां कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस की हुकूमतें थी, सबको एक एक करके पश्चिमी जगत ने ख़त्म किया। वो कौन सी, आपको याद होगा कि अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट हुकूमत किया हुआ करती थी, पाकिस्तान का सहारा लिया, तालिबान बने, आतंकवाद शुरू हुआ, रशिया के टूटने का कारण भी बना, मगर यहाँ कम्युनिस्ट हुकूमत की सत्ता बदलकर तालिबान की हुकूमत कायम हो गई थी। सद्दाम हुसैन कम्युनिज्म को सपोर्ट करते थे, कम्युनिस्ट कहलाते थे, कम्युनिस्ट विचारधारा को के समर्थित थे, उसी कैंप का हिस्सा थे। सद्दाम हुसैन को यहाँ से पलट दिया गया। कम्युनिज्म से इन्फ्लुएंस जो है मोहम्मद गद्दाफी का भी था, मोहम्मद गद्दाफी भी उसी खेमे से आते थे, यहाँ भी तख्ता पलट कर दिया गया। ये तमाम खेल अगर आप समझे कि ईरान में भी जब वो कम्युनिस्ट विचारधारा के यहाँ पर हुआ करते थे, तब उसको इस्लामी क्रांति के नाम पर यहाँ भी कम्युनिस्टों के विचार की सत्ता को पलट दिया गया। क्योंकि यहाँ दुनिया से कम्युनिज्म को ख़त्म करना यानी कैपिटलिस्टों का पूरी सत्ता, पूरी माल, पूरी दुनिया पे काबिज करना और इंसानों को गुलाम बनाने की थ्योरी का, चाहे वो आर्थिक रूप से गुलाम बनाया जाए, आर्मी के तौर पर बनाया जाए, फोर्सेस के तौर पर बनाया जाए, ये तमाम जो गुलाम बनाने की मानसिकता है कैपिटलिज्म की, वो आगे बढ़ती रही। और ऐसे बहुत सारे देश आपको मिलेंगे। आप यूगोस्लाविया भी आपको याद होगा, वहाँ भी कम्युनिस्ट हुकूमत थी, उसका भी तख्ता पलट दिया गया। यानी जहाँ जहाँ कम्युनिस्ट हुकूमत थी उन तमाम हुकूमतों को ख़त्म किया गया, इवन रशिया को भी टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। और ये सब जो है यहाँ जहाँ ये सत्ताएं पलटी, इस्लाम के नाम पर यहाँ हुकूमतें आई, चाहे वो तालिबान की हुकूमत आई हो, चाहे वो फिर इस वक्त जो है इस्लामी क्रांति कही जाने वाली ईरान की हुकूमत को आप देखें, या फिर आप मौजूदा हालात में इराक को और लीबिया को भी आप देखें, तो ये तमाम चीज़ें जहाँ भी हुकूमतें पलटी गई, जो भी ये सीरिया भी जो है वो कम्युनिस्ट को इन्फ्लुएंस करता था। आप जानते हैं कि सीरिया पर भी इसी बात को लेकर हमला किया गया कि ये भी जो है कम्युनिज्म का हिस्सा था। तो कुल मिला के कम्युनिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म की वॉर में किसी भी धर्म का नाम इस्तेमाल किया गया, अलबत्ता कम्युनिज्म को ख़त्म करना एक मुख्य लक्ष्य है, चाहे वो ईसाइयत में से कैपिटलिस्ट हों या यहूदियत में से कैपिटलिस्ट हों। तो गुलामवाद को कायम रखना और उन पर कब्ज़ा करना और चंद लोगों के पास दौलत का होना और अमीर गरीब का फ़र्क, डिफरेंस दुनिया में बने रहना, इन तमाम कवायद के तहत कम्युनिज्म को ख़त्म करने की बात की गई है। इसी थ्योरी के तहत मुझे लगता है कि रशिया को आज भी घेरा जा रहा है और इसी थ्योरी के तहत चीन भी शिकार होने वाला है। चूँकि सोशलिज्म ने जो अपना कमाल दिखाया है वो ये है कि चीन ने ज़बरदस्त प्रोडक्शन की और हर चीज़ को जो सिर्फ अमीर में मोटी कीमत पे करके इस्तेमाल करते थे, अमेरिकन या यूरोपियन या जापानीज़ जो है प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते थे, उसको चाइना ने उसका एक सस्ता जो है कॉस्ट करके तमाम हर दुनिया के हर आदमी के, गरीब अमीर सब के हाथों में हर चीज़, हर सुविधाएँ पहुँचा दी। इसी चीज़ को शायद कैपिटलिज्म बर्दाश्त नहीं करता है, तो ट्रेड वॉर के नाम पर अब चाइना वर्सेस अदर वर्ल्ड होता जा रहा है। ये आपको देखने को मिलेगा कि सिर्फ जो है कम्युनिस्ट एक तरफ नजर आएंगे आपको, वो चाइना हो या रशिया हो। जो कैपिटलिज्म की थॉट है वो लगातार बढ़ती जा रही है, इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं। अलबत्ता तुर्की भी जो एक लिबरल फेस था वो इस्लामिक तौर पर कन्वर्ट हो रहा है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि हर मामला, चाहे इस्लाम से जुड़ा हुआ, मुस्लिमों से जुड़ा हुआ कहीं का भी मामला होता है, रजब तैयब एर्दोगान उस पर जो है आगे बढ़ चढ़ कर बोलता है। तो यहाँ मैं आपको ये कहूँ कि ये कोई बहुत इस्लामवाद का हिस्सा है, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। मैं इसको मानता हूँ, आपको पता है कि मैं कई साल पहले से, जब किसी ने सोचा भी नहीं था, तब मैं कहता था कि रजब तैयब एर्दोगान वक्त आने पर खिलाफत उस्मानिया को क्लेम करेगा और ऐसा करने के लिए
रशिया उसके साथ खड़ा होगा। उसकी वजह सीधी सीधी ये है कि जितने ममालिक हैं ये इनमें जो इन्फ्लुएंस दूसरे देशों का, पश्चिमी जगत का बढ़ रहा है, घुसपैठ बढ़ रही है, उसे ख़त्म करने के बजाय एक ग्रुप जो है वो यूरेशिया के तौर पर बनाया जाए, वो तुर्की की मदद के बगैर संभव नहीं है। और तमाम कोशिशों के बावजूद जो अरब जगत में से कम से कम पेट्रो डॉलर माने जाने वाला सऊदी जो है वो रशिया के खेमे में जाने के लिए तैयार नहीं है। यही वजह है कि वो अपनी सत्ता को अमेरिका के साथ, इजराइल के साथ मिलकर बचाए रहने की तमाम कवायद करेंगे, मगर चूंकि ये बढ़ चढ़कर जिस तरह से जीत दिखाने की अर्दगान की कोशिश की जाएगी, इससे मुस्लिम उम्मा यानी मुस्लिम जनता जहाँ भी है दुनिया में कहीं भी है वो अर्दगान के समर्थन में खड़ी हो जाएगी। ये अपने देश में वहाँ की सत्ताओं को, वहाँ के राजाओं को राज करना मुश्किल हो जाएगा। यही प्लान जो है वो आगे बढ़ रहा है। अभी हम देख रहे हैं कि फ्रांस और तुर्की के बीच में तनातनी चल रही है। ये तनातनी ग्रीक को लेके आगे भी बढ़ सकती है, मगर ये वर्ल्ड वॉर में यहाँ से कन्वर्ट होगी मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता। बल्कि एक गेम और हो सकता है जो मुझे दिखाई दे रहा है, वो गेम ये है कि अगर आने वाले दिनों में यमन को तुर्की सपोर्ट कर देता है तो यहाँ पूरा गेम जो है वो नक्शा बदल जाएगा। मेरे ख्याल से अभी तुर्की इसमें वक्त लेगा यमनियों का साथ देने में, चूँकि बहुत यहाँ यमनियों का साथ ईरान द्वारा शुरू से ही दिया जाता रहा है। ईरान के समर्थन में जो है वो कुर्दों के साथ भी था और दूसरे जो ट्रुप्स हैं जो फ़लस्तीन हिजबुल्लाह वगैरह उनके साथ भी था, अंसारुल्लाह के साथ भी था। ये तमाम होने के बावजूद ना तो यमन जो है वो फतेह हासिल कर पाया है ईरान की मदद से, ना इराक फतेह हासिल कर पाया है, कुर्द हासिल कर पाए हैं ईरान की मदद से, ना हिजबुल्लाह जो है इजराइल पर फतेह हासिल कर पाया है। यानी कि ईरान ने सब जगह पर अपना पैर फंसाया, मदद की, मगर कोई जीत हासिल हुई हो ऐसा नहीं है। अलबत्ता अगर इस गेम को चेंज करने के लिए एक बार भी यमन की तरफ अगर पुतिन और तुर्की रजब तैयब अर्दगान का रुख मुड़ जाता है तो यहाँ आपको पूरा गेम बदलते हुए नजर आएगा। और अगर गेम बदलता है, चूँकि आप जानते हैं कि हथियार मेकिंग में तुर्की बहुत आगे निकल चुका है, ड्रोन उसके काफ़ी अच्छे हैं, नेवी जो उसके पास है वो बहुत ताकतवर है, तो अलबत्ता तुर्की से इस खित्ते में कोई अकेला लड़ ले इतनी ताकत किसी में भी नहीं है, चाहे वो इजराइल हो या फिर फ्रांस हो या कोई भी एक इकलौता देश तुर्की के साथ लड़ ले, ऐसा संभव नहीं लगता। अगर ये सब देश इकट्ठे होकर तुर्की के खिलाफ आते हैं तो ये जीत हासिल कर सकते हैं। अलबत्ता रूस तुर्की के साथ ना आए, चीन तुर्की के साथ ना आए। मगर हमें ऐसा लगता है कि चीन तो एक लिबरल जो है वो व्यापारी की तरह आगे बढ़ता रहेगा, धीरे धीरे थकाने की नीति पर चलता रहेगा, अपनी प्रोडक्शन बढ़ाता रहेगा, बाजार में इन्फ्लुएंस करेगा, फाइनेंस जो है इन्वेस्ट करता रहेगा। तुर्की और रशिया मिलकर जो है वो कभी दोनों एक दूसरे के दुश्मन दिखेंगे, कभी नज़दीक आते दिखेंगे, कभी कॉन्स्पिरेंसी नज़र आएगी। पश्चिम जो है, चूंकि हालात ये हैं कि अंदर जो ट्रंप ने पूरा गेम बदला है, ये कमाल था कि ट्रंप ने पूरी की पूरी थ्योरी बदल दी है और प्रो अमेरिकन करके, प्रो ह्यूमन जो है करके अपनी नीति को अमेरिकी फर्स्ट के तौर पर बनाया। उसके तहत जो कैपिटलिज्म था वो कमज़ोर हुआ है। और अगर दोस्तों ये समझ लीजिएगा कि आने वाले वक्त में अगर जो चुनाव होते हैं अमेरिका के अंदर, संभावनाएं बन रही हैं कि अगर ट्रंप या दूसरे खेमे की तरफ से, यानी ट्रंप जीता जाता है तो जो बाइडेन मानने से मना कर दे और जो बाइडेन जीतता है तो ट्रंप मानने से मना कर दे, तो ऐसी सूरत हाल में चूंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो आप ये समझ लीजिएगा कि जो सर्वे भी आ रहे हैं उनमें भी ट्रंप के खिलाफ बहुत ज़्यादा जन समर्थन हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। 5 या 7% का जो डिफरेंस नज़र आता है, इसका मतलब ये है कि ट्रंप को पसंद करने वालों की भी भारी तादाद है। अगर वो मानने से इनकार कर देता है, जिस तरह से उसने कोरोना को लेकर अपना रुख जाहिर किया है, तो यहाँ ये समझ लीजिएगा कि अमेरिका गृह युद्ध का शिकार हो जाएगा और ऐसे में प्रबल हो जाएगा तुर्की, चाइना और
अमेरिका, वो रशिया, ये खेमा जो है आपको वो काफ़ी ताकतवर होते हुए नज़र आएगा और फिर इनका मुदाखलत जो है वो इन इलाकों में बढ़ेगी। ये एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, ट्रायल किए जा रहे हैं नागोर्नो कराबाख में और लीबिया में। ये एक्सपेरिमेंट सफल होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर ये सफल हो रहे हैं तो अगली डिमांड क्रीमिया की तरफ जाएगी और क्रीमिया पर कि तुम्हारा ऑटोमन अम्पायर का हिस्सा क्रीमिया है, अगर ये कहकर रशिया जो है तुर्की को दे देता है तो इसका मतलब साफ है कि जहां जहां भी ऑटोमन अम्पायर के फुटप्रिंट थे, तुर्की उस तरफ अपनी उन दिशाओं में अपना एग्जाम्पल पेश करने के लिए रुख मोड़ देगा और ये वो सूरत हाल बनेगी कि ऑटोमन अम्पायर या इसको ऑटोमन अम्पायर के बजाय दूसरे किसी अम्पायर में दूसरी किसी तकनीक या संधि के तहत यहाँ सत्ताएं आपको बदलती हुई नजर आएंगी और दुनिया जो है खेमों में बढ़ती हुई चली जाएंगी। अलबत्ता अगर ट्रंप जीतता है तो मेरा मानना बिल्कुल स्पष्ट है कि साउथ चाइना सी में बना हुआ प्रेशर, भले ही चाहे जितने हथियार दिए जा रहे हो ट्रंप के समय में, मगर युद्ध में नहीं जाएंगे। ट्रंप अगर जीत के आता है तो वॉर यहीं की यहीं खत्म हो जाएगी, सोल्यूशंस हो जाएंगे, ट्रेड वॉर धीरे धीरे सुलझते हुए नजर आएगा। और अगर जो बाइडेन जीत जाता है तो फिर वार पक्का है, क्योंकि जो जो बाइडेन कह रहा है उसमें मैं सच्चाई नहीं मानता हूं। वो कह कुछ रहा है, करेगा कुछ। तो ये प्लान जो है वो साउथ चाइना सी का बहुत लंबा है, बहुत ताइवान को लेकर बहुत लंबा खेल है। ये बहुत सालों से तैयार की गई एक स्कीम है जो आगे बढ़ रही है और इसको रिटेलिएट के लिए चाइना अपनी तैयारी करने की कोशिश कर रहा है। अब चाइना चारों तरफ से, क्योंकि मलाबार भी होने वाला है, क्वाड कोर भी तैयार है, दुनिया भी तैयार है। अब दोस्तों आप सबको तमाशा देखने को ज़रूर मिलता रहेगा कि देखना हमें तो ये है कि क्वाड कोर जो है वो किस कदर चाइना पर हावी होता है, या चाइना जो है वो डिफीट करता है, या फिर तुर्की और पुतिन का गेम आगे बढ़ता है, या फिर दुनिया को कुछ पढ़े लिखे लोगों को ऐसा लगता है कि तुर्की और रूस आपस में भिड़ने वाले हैं। ये सब जो है गणित आप लोगों की भी सुनते रहिए, मेरे जैसे इंसान को भी देखते रहिए, सुनते रहिए। हम ये कोशिश करते रहेंगे कि हम आपको ये समझा सकें कि असल में गेम कहाँ और कैसे चल रहा है। तो इस एपिसोड में मैं आपको ये साफ कर दूं कि सऊदी अरब कैपिटलिस्ट समर्थक है और कैपिटलिज्म यानी बादशाहत है, फंडिंग है, जो भी है वो इजराइल के नज़दीक आ चुका है और अरब के कई देश जो हैं, सूडान भी जा चुका है, कई देश और भी चले जाएंगे और ये तमाम कवायद होगी ऑटोमन अम्पायर को, तुर्की के कदमों को रोकने की। यहाँ पर तुर्की अपने कदमों को बढ़ाने के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना शुरू कर दिया है। अब ये देखना है कि अगर इसमें से किसी भी तरीके से अमेरिका थोड़ा भी अगर ऑटोमन अम्पायर के मुदाखलत को नेगलेक्ट कर देता है तो यहाँ तुर्की और पावरफुल हो जाएगा। सऊदी अरब भी कोशिश करेगा आखिर तक अपने आप को बचाने की। धीरे धीरे सभी दुश्मन आपस में दोस्त होते हुए नजर आएंगे, तुर्की अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाते हुए नजर आएगा। हालात जो अभी दिख रहे हैं बहुत तेज़ी से बदलेंगे और बहुत से संगठन जो हैं वो तुर्की की तरफ मुंह उठाकर देखेंगे, बहुत सी दुनिया के देश की जनता तुर्की की तरफ मुंह उठाकर देखना शुरू कर देगी। और ऐसे में अगर बहुत जल्दी तुर्की को नहीं रोका जाता है या तुर्की पर कोई लगाम नहीं कसी जाती है या उससे छोटी मोटी हार का मुंह नहीं दिखाया जाता है तो फिर जो जिज्ञासाएं मुस्लिम जगत के मन में पैदा कर दी हैं रजब तैयब एर्दोगान ने, इनको दबाना नामुमकिन हो जाएगा और ये एक उबाल की तरह उठेंगी। तो फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। इंशाल्लाह अगला प्रोग्राम जिंदा रहे तो फिर करेंगे और कोशिश करेंगे उसे अलग एंगल से आपको समझाने की, जैसा कि मेरी आदत है कि कुछ दूर दराज की बात, कुछ बहुत राज की बात। देखते रहिए फोर्थ व्यू। खुदा हाफिज़।